ये वीडियो बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई जा रही है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन का बहुत से लोगों ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर एक ही वीडियो बना दें जिससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैक्सिमम जितना शॉर्ट हो सके टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर आपके साथ शेयर किया जाए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ बेसिकली क्या है? इफेक्ट है ऑफ वर्क। जो भी वो ऑक्यूपेशन के अंदर काम कर रहा है और उसके साथ जितना भी हमारे पास वर्किंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास वर्क है और उस वर्क के इर्द गिर्द जितना भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसका क्या है इफेक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ वर्कर। उसकी सेहत के ऊपर, मजदूर की सेहत के ऊपर कितना उसका असर है और उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क कितनी ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट हुई है। ठीक है, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। तो ये एक मोस्ट रिकमेंडेड डेफिनेशन है, इफेक्ट ऑफ वर्क एंड वर्किंग इन्वायरमेंट ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्कर टू एबिलिटी ऑफ टू परफॉर्म दी वर्क। कितना वो हमारे पास उसकी एबिलिटी है कि वो आप वर्क परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के जो है ना हमारे पास 5 एम्स हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट हैं। ठीक है, तो 5 एम्स हैं हमारे पास, उसके अंदर इसको हम कहते हैं 5 पी भी। ठीक है, अब पी से हमारे पास क्या है? नंबर 1 पे जो पी है वो हमारे पास होता है प्रमोशन ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, अच्छा रहन सहन वो सर उसकी प्रमोशन करना है। नंबर सेकंड पे पी पे हमारे पास है प्रोटेक्शन करवाना उसकी। फिर हमारे पास पी आ जाता है, उसका मतलब है प्रिवेंशन ऑफ द सिकनेस, उसे को बीमारी से बचाना। ये नहीं कि वो काम करने आया है तो उस बेचारे को बीमार करवा देना है, तो प्रिवेंशन ऑफ द सिकनेस। फिर पी हमारे पास होता है प्लानिंग, प्लेसिंग वर्कर एट प्रॉपर जॉब। ठीक है, प्लेस करना वर्कर को एट प्रॉपर जॉब, मतलब कि उसको अगर ईंट बनाने का काम आता है तो आप उससे कोई आग जलाने का काम ना करवाएं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड। ठीक, तो मतलब वो अब वो ईंट के सांचे ही बनाएं, ये ना हो कि वो कोई और मतलब हल चलाने बैठ जाए। नहीं, प्लेसिंग वर्कर एट प्रॉपर जॉब। फिर हमारे पास पी से आता है प्रॉपर अडाप्टेशन टू दी वर्क, मतलब जो वो वर्क कर रहा है उसके अंदर वो अडॉप्ट कर जाए, प्रॉपर अडॉप्टेशन टू वर्क। तो ये हमारे पास 5 एम्स हैं किसी भी वर्कर के। अब यहाँ पे एक आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है जो कि एमसीक्यूज, एससीक्यूज और एग्जामिनर की फेवरेट है, एर्गोनॉमिक्स। व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स, क्या होते हैं? ये बेसिकली फिटिंग द जॉब टू द मैन काइंड है। ठीक है, मतलब जो जॉब है, फिटिंग द जॉब, उस जॉब को टू मैन काइंड, मैन काइंड के लिए हमारे पास उसको फिट करना। अब कई बार एमसीक्यूज में लिखा होता है फिटिंग द मैन काइंड टू द जॉब, तो बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है। आप याद है ना, जे पहले आ रहा है, जुनेद पहले आ रहा है और एम बाद में आ रहा है। ठीक है, तो जॉब को हमने मैन काइंड के अंदर जो है ना वो हमारे पास फिटिंग द जॉब टू द मैन, ये बेसिकली एर्गोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास। अब यहाँ पे इसका ना ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? गेटिंग बेस्ट म्यूचुअल एडजस्टमेंट बिटवीन द वर्कर एंड हिज वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन एफिशिएंसी। मतलब जो उसका वर्क है, ठीक है, और जो मैन है उनके दरमियान हमारे पास एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ट सी जो है ना हमने करनी है। ठीक है, एडजस्ट करनी है, जिससे हमारे पास क्या होगा, एक तो वो काम अच्छा करेगा और हमारे पास एफिकेसी बहुत अच्छी आएगी, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, अब इससे हमारे पास एक तो लॉस कम होगा, उसको अगर टूल्स को चलाने का तरीका पता है, उस जॉब को करने का पता है, तो हमारे पास इंक्रीज एफिशिएंसी होगी और हमारे पास फ्यूल की कंजप्शन भी कम होगी। जितना वक्त वो ज़ाया करेगा, अगर किसी को काम नहीं आता तो उससे वो कई गुना बढ़ के आपको इनकम दे सकता है। फिर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी सिकनेस एब्सेंटिनिज्म। ठीक है, मतलब बीमारी हो या उसका कोई बहाना बना के उसने कोई भी जो है ना वो अपनी लीव ले ली है, तो इसे हम कहेंगे सिकनेस एब्सेंटिनिज्म। सिकनेस विद और विदाउट एनी रीजन, मीन के कोई भी वजह है या नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वजह हो सकता है? कोई इकोनॉमिक काज हो उसका, हो सकता है कोई सोशल काज हो। ठीक है, तो इसकी कुछ काजेज हैं। एक हमारे पास है इकोनॉमिक काज है, हो सकता है कोई हमारे पास सोशल काज हो, कोई हमारे पास हो सकता है मेडिकल काज हो,
या फिर हमारे पास कोई भी नॉन ऑक्यूपेशनल काज हो, ठीक है, नॉन ऑक्यूपेशनल काज हो। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आपने पैथोलॉजी के अंदर एक पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजी न्यूमोकोनियोसिस, मतलब लंग्स की जो डिजीज़ होती है ना उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, न्यूमोकोनियोसिस जो स्पेलिंग जो भी है वो। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो मेजर यहाँ पे है और जिसके अंदर से बार बार हर दफ़ा MCQs या SCQs लाजमी आता है, एस्बेस्टोसिस है टॉप ऑफ द लिस्ट, एस्बेस्टोसिस होगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास होगा बिस्नियोसिस, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास होगा बेगनियोसिस, ठीक है। फिर हमारे पास होगा एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस। फिर हमारे पास आता है फार्मर लंग्स डिजीज, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सिलिकोसिस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर से एक एक कर मैं पॉइंट आपको बताऊं, फिर एंड पे मैंने एक टेबल बनवाना बड़ा हैवी किस्म का। एस्बेस्टोसिस के अंदर जहाँ जो लोग हमारे पास एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री या फिर हमारे पास शिप यार्ड इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, या नाम याद रखना है, शिप यार्ड इंडस्ट्री में एस आ रहा है, ठीक है, एस्बेस्टोसिस में एस एस और 3 मरतबा ऐसा है, तो शिप यार्ड इंडस्ट्री पक्का MCQs है। बिस्नियोसिस मतलब ये हमारे पास होता है जो लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो बिस्नियोसिस बैगनोसिस में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को ना, तो मैं कहता हूँ कि बिस्नियोसिस यूँ कर लो कि बिस है ना, तो मतलब बासी हो गई है, तो बासी जो है ना वो कॉटन जो है ना वो हमारे पास होगी। तो हमारे पास बिस्नियोसिस जो लोग कॉटन इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं उनके अंदर हो जाती है। बैगनियोसिस जो हमारे पास गन्ने की इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास काम करते हैं, ठीक है, शुगर केन। और हमारे पास जो कार्डबोर्ड इंडस्ट्री होती है ना, जिसे ये नीचे वाला मेरा कार्डबोर्ड बना हुआ है, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं, तो बैगनियोसिस मतलब भीख मांग के गन्ना खाना, किसी से किसी के खेत से भीख मांग के गन्ने जो है ना वो खा लें, तो वहाँ से याद कर लो, कोई शुगर केन या फिर हमारे पास कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में बैगनियोसिस। फिर हमारे पास होती है एंथ्राकोसिस, ये हमारे पास वो लोग जो कोल माइनर होते हैं ना, कोल माइन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके अंदर होती है। फिर हमारे पास होता है फार्मर लंग डिजीज़, तो जो हमारे पास ग्रेन्स की इंडस्ट्री के अंदर किसान के हमारे से याद ग्रेन्स वगैरह के अंदर काम करते हैं, जो वहाँ पे सिलिकोसिस हमारे पास जो सिलिका इंडस्ट्री के अंदर, अब सिलिका किसके अंदर, सैंड इंडस्ट्री में, ग्लास के अंदर इंडस्ट्री, या पोट्री बर्तन बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है ना, चीनी के बर्तन जहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ये, तो इनमें से एक MCQ तो आपको लाजमी आना ही आना, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब न्यूमोकोनियोसिस की हमारे पास जो है ना ये वाला जो है, इसकी प्रिवेंशन क्या क्या है, तो हमारे पास यह 3 तरह की प्रिवेंशन होती है। एक हमारे पास होती है मेडिकल प्रिवेंशन, ठीक है, एक हमारे पास होती है इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, और नंबर थर्ड पे हम किस तरह का लेजिस्लेशन, मतलब हम कोई ना कोई लॉ लेके आते हैं, कोई ना कोई ऐसा कानून लेके आते हैं जिसके ज़रिए हम न्यूमोकोनियोसिस को प्रिवेंट कर सकते। फिर जो इसके अंदर आपको कहा गया ना वो हमारे पास है जी, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछ लें ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड कौन कौन से, तो हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास फिजिकल हैज़र्ड हैं, बुक से मैं आपको सारा दिखाऊंगा, ठीक है। फिजिकल हैज़र्ड है, कुछ हमारे पास होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं जोनोटिक, मतलब जोनिक मतलब जो जानवरों से होते हैं, कुछ हमारे पास मैकेनिकल होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं रिस्पायरेटरी होते हैं, तो वो आगे सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है। जोनिक हो गया, ठीक हो गया, जो हमारे पास मतलब वहाँ पे काम करते हैं किसी भी जानवर, या कुछ हमारे पास होती है मैकेनिकल, ठीक है, और कुछ हमारे पास रिस्पायरेटरी हमारे पास हैज़र्ड्स होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास फिर उसने एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, पास्ट UQ आया होता है, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। क्या होता है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, मतलब किसी भी वर्कर को आपने रखना है तो उससे पहले उसकी जो एग्जामिनेशन करनी है, काम पे रखने से पहले उसको डायग्नोज कर लो कि आया उसको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपने सपोज करें किसी बावर्ची को रखना है तो उसको अगर TB होगा तो वो जितना भी उसका खाना खाएंगे वो उनको भी TB के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि प्री प्लेसमेंट पहले आपने एग्जामिनेशन करवानी, सबसे पहले आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। फिर आपने उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं जनरल GPE, ठीक है, जनरल फिजिकल हमारे पास एग्जामिनेशन करनी है। फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आपने करवानी होती है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ख़ास तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसकी बुनियाद के ऊपर उसको देखना कि आया कि ये इस काम के काबिल है भी या नहीं है, ठीक है। जनरल फिजिकल में क्या होता है, आपने उसकी आई साइड एक तो चेक करवानी है, अगर कोई ऐसी
कटर वाली इंडस्ट्री में काम करवाना चाह रहे हैं, अगर उसकी नज़र ठीक नहीं होगी तो वो अपना हाथ भी काट सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर यूँ कह लें कि आई साइट आपकी चेक होगी, विजन चेक होगी, ठीक है। हियरिंग जो है ना वो लॉस कितना है, इसके अलावा एलएफटीज़ और आरएफटीज़ भी इवन हमारे पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर चेक किए जाते हैं। ये हमारे पास होता है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। अच्छा, फिर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है ना, वो हमारे पास है जी लेड पॉइजनिंग का, ठीक है। जो लोग लेड की इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं ना, ये हमारे पास अब न्यूमोकोनियोसिस से अलहदा है, ठीक है। इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। लेड पॉइजनिंग में हमारे पास क्या होगा, ब्लू लाइन ऑन दी जाज, ठीक है, या फिर गम्स में। तो मैंने यूँ याद किया था कि मुंह के अंदर जो है ना वो एल है, ठीक है। मतलब लेड जो है ना वो हमारे पास मुंह में जो है ना वो उसने खा लिया है। तो यूँ याद कर, लेकिन मुंह के अंदर नीला नीला जिस तरह वो पहले ना लॉलीपॉप से एक मशहूरी भी आया करती थी, वो मुंह में नीला लाल वो डाल देते थे लॉलीपॉप सा, ठीक है। तो ब्लू लाइंस ऑन गम्स या फिर जाज के ऊपर आपके पास होगी। साथ में वो लोग जो बैटरी की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको जो है ना वो ये बैटरी का एक बड़ा ज़्यादा जो है ना एमसीक्यू आता है। तो बैटरी इंडस्ट्री में जो एलबीडब्ल्यू होता है ना, एलबीडब्ल्यू आउट होता है जो क्रिकेट के अंदर जो शौकीन है, तो वहाँ से ज़्यादा बैटरी के अंदर लेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास है कि ये हमारे पास पॉसी जहाज का एक लफ्ज़ आता है। यूँ कह लें कि जाह की जो है ना वो नेक्रोसिस हो जाती है, जो लोअर जाह होता है ना, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ ये वाली, ठीक है। ज़्यादा अलाउ नहीं है लेकिन ये वाली, इसका देखा ना ये जाह नीचे वाला वो नेक्रोस्ड हो चुका है, यूँ ही कर लें कि आप, ठीक है। तो ये पॉसी जाह का लफ्ज़ आपने नहीं भूलना। फिर साथ में उसकी जो रिस्ट ड्रॉप है ना, ये भी एक इसका साइन है। तो हमारे पास रिस्ट ड्रॉप, पॉसी जाह, लेड बैटरी इंडस्ट्री में और ब्लू लाइन ऑन दी काम हो गया। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और लेड की इनऑर्गेनिक भी हो। इसकी दो फॉर्म होती है लेड की, एक हमारे पास होती है ऑर्गेनिक लेड और एक हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक हमारे पास होता है जी लेड आर्सीनेट, ठीक है, लेड आर्सीनेट। नंबर सेकंड पे लेड, नंबर सेकंड में हमारे पास लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है जी लेड, मैं एंड पे बुक पे दिखाऊंगा आपको सारे, कार्बोनेट। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड होता है। टेट्रा इथाइल हमारे पास लेड जो है ना वो हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर होगा। ये दो पार्ट्स हो गए इसके। अच्छा, इसका अगर कोई पूछ ले कि क्या मोड ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या है इसका, तो ये बेसिकली जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इनहेल करते हैं ना, तो इनहेलेशन जो है ना एक बड़ी वजह है इसकी लेड की अब्जॉर्प्शन की। अच्छा, ये जब इनहेल कर लिया जाता है लेड को ना, तो ये हमारे पास बॉडी के जो एंजाइम होते हैं उनके जो सल्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ठीक है, उनके साथ जाके ये लेड जो है ना वो जो चपक जाता है, ठीक है। सल्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाके ना इस लेड ने चमक जाना, चिमट जाना है। ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ द पोरफायरिन। डिस्टर्ब, अब आप अपनी बायोकेमिस्ट्री याद करें, मेटाबॉलिज्म ऑफ पोरफायरिन, वो जो हीमोग्लोबिन के अंदर पोरफायरिन और वो सारी की सारी होती है ना, ठीक है, वो सारे के सारे। फिर इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो आरबीसीज है ना उसकी स्टिपलिंग होगी। तो ये भी एक एमसीक्यू हो जाता है, स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज जो है ना वो हमारे पास किसके अंदर होती है, वो हमारे पास लेड की पॉइजनिंग के अंदर होती है। साथ में पेशेंट पेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे एब्डोमिनल पेन हो रही है, साथ में वो शदीद कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। और कभी कभार कुछ एग्जामिनर पूछ लेते हैं बेटा यूरिन के अंदर जो है ना अ, वो क्या क्या लेड के असरात होंगे। तो यूरिन जो है ना जब उसका आप चेक करेंगे तो हमारे पास कोर कूपोरफायरन, पोरफायरन जो है ना वो कूपोरफायरन इन यूरिन, पेशाब के अंदर ये आएगा। साथ में अमाइनो लिवोलेनिक एसिड जो है ना वो आपको दिख जाएगा। अमाइनो लिवोलेनिक जो एसिड है ना वो हमारे पास यूरिन के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। तो और बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ दी हमारे पास ये आरबीसी, ये पक्की निशानी है, ठीक है। फिर हमारे पास मैनेजमेंट क्या है अगर किसी को लेड पॉइजनिंग हो गई है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने अर्ली रिकॉग्निशन करनी है और उसको जिस एरिया में वो काम कर रहा है उसको वहाँ से सबसे पहले रिमूव करना है। तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले उसको जिस एरिया में काम कर रहा है वहाँ से उसको रिमूवल देना है। फिर हमारे पास जो है ना वो यूज़ करना है डी पेंसिलामीन, एक चिलेटिंग एजेंट होता है, ये नाम आपने याद रखना, डी पेंसिलामाइन, ठीक है। ये बेसिकली एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि हमारे पास
बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट दी लेड पॉइजनिंग। तो ये आपने शायद ये टॉक्सिकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा हो, तो वहाँ पे आती है। अब हमारा है मेन, जो मैंने आपको साथ टेबल शेयर करना है, ठीक है, फिर आपको मैं बुक से दिखा देता हूँ सारे का सारा। और अगर आप इस टेबल को देख याद कर लेंगे ना, तो आपका कोई भी MCQ SCQ इंशाल्लाह नहीं गलत होगा, ठीक है। मैंने अपने दौर में यही टेबल किया था, बाकी आप अपने इसको फॉलो कर लेना। इसको हम बनाते हैं यहाँ पे वाइट पेज के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो हम एंथ्राकोसिस न्यूमोकोनियोसिस जो है ना उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही उसी के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वहीं से मार खा जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह इसका मसला जड़ से खत्म है। सिलिकोसिस यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने लिखना है एस्बेस्टोसिस। इसका यहीं से स्क्रीनशॉट लेना या अपना जो है ना वो कुछ टेबल बना लेना खूबसूरत सा, ठीक है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, फिर हमारे पास क्या है, एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास बिस्नियोसिस है, बिस्नियोसिस। और फिर हमारे पास होता है बैग्नियोसिस हो गया, ठीक है। पहले ही खुद ही देख लेना, बस मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। बैग्नियोसिस हो गया। फिर हमारे पास लास्ट पे होता है फार्मर लंग्स, ठीक है। फार्मर लंग्स, इसका एक हैवी सा हम टेबल बनाते हैं ताकि आप, सिलिकोसिस जो है ना, इसकी बड़ी वजह क्या होता है, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड जो डस्ट है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट, इसकी बड़ी वजह है सिलिकोसिस की, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एंथ्राकोसिस है, इसकी हमने क्या कहा था, इसके हमारे पास आता है कोल डस्ट जो होती है ना, जो कोयले की इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोल डस्ट वो होगा। एस्बेस्टोसिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास एस्बेस्टोस खुद ही, जो एस्बेस्टोस, ठीक है, उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिर हमारे पास बिस्नियोसिस, मतलब मैंने कहा था बासी कॉटन है, तो हमारे पास जो कॉटन की फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। बैग्नियोसिस जो हमारे पास शुगर केन और हमारे पास कार्डबोर्ड, ठीक है, शुगर केन और हमारे पास जो कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं उनके अंदर होता है। जबकि फार्मर लंग्स जो है ना, जो फार्मर ग्रेन्स वाली इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, या फिर वो ग्रेन्स वगैरह से यहीं से सारी। अच्छा, अब जो है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट किस किस जगह पे आपको मिल जाती है, जो लोग ग्लास या फिर पोट्री की इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है। ग्लास या पोट्री की इंडस्ट्री में जो चीनी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कफ होगी उनको। सिम्टम्स का मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो किस तरह प्रेजेंट करेंगे, कफ के साथ, साथ में ड्राइनेस, और साथ में उनको चेस्ट पेन होगी, सीने में मतलब वो फेफड़ों के साथ सारे का सारा रिलेटेड ना, खांसी होगी, ठीक है, खुश्क खुश्क गला, और हमारे पास साथ में हमेशा दर्द रहेगी चेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो बात नहीं भूलनी वो है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस की ओपेसिटीज आपको लंग्स के अंदर दिखेगी, ठीक है, जिस तरह बर्फ होती है ना, ठीक है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है, वो दिख जाएगी। साथ में एग शेल जो है ना वो आपको कैल्सिफिकेशन लंग्स के अंदर दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाइलर जो लिम्फ नोड है ना, जो लंग्स के पास होते हैं, ठीक, हाइलर लिम्फ नोड, उसकी हमारे पास इनलार्जमेंट मिल जाएगी। तो मैंने किस तरह याद किया था, MCQ में आता है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किसके अंदर होती है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यूँ कर लें कि सिली है ना, तो सिली सिली बर्फ़ कर लो, सिली सिली बर्फ़, ठीक है। तो स्नो बर्फ़ और सिली सिली बर्फ़, मतलब सिलिकोसिस के अंदर आपको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, और साथ में बर्फ़ के अंदर हमने बैठ के अंडे खाए हैं, तो एग शेल कैल्सिफिकेशन होगी, और बाकी आपने साथ में हाइलर लिम्फ नोड। अगर इतना लिख दोगे एग्जामिनर बड़ा खुश होता है। नंबर सेकंड पे हमारे पास है जी, इसको छोटा सा, इसको पहले हम डिस्कस करें, एस्बेस्टोसिस को, एंथ्राकोसिस को, सॉरी, ठीक है। एंथ्राकोसिस जो है ना बेसिकली कोल डस्ट इंडस्ट्री में, जो लोग कोल माइनिंग के अंदर, ठीक है, वो गारों के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर होती है। तो इसका टिपिकल निशानी है काली थूक, मेलेनोपिटोसिस होगी सारे में, ठीक है। मतलब वो थूक फेंकेगा तो हमारे पास मेलेनोटॉसिस होगी, ठीक है। और साथ में ब्रेथलेसनेस, उसको सांस चढ़ा रहेगा हर वक्त, ब्रेथलेसनेस होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको लार्ज डेंस जो है ना वो मासिस बनेंगे इन दी अपर राइट लोब, ठीक है। जो लंग के अपर लोब्स है ना उनके अंदर जो है ना वो आपको कह रहा है कि लार्ज डेंस हमारे पास मासिस जो है ना वो दिख जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है बिस्नियोसिस, मतलब जो बासी कॉटन की इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, कॉटन फाइबर्स जो है ना उनके अंदर बेसिकली होते हैं कॉटन इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ ना पे पेशेंट किस तरह का प्रेजेंट करता है, क्रोनिक कफ, ठीक है, क्रोनिक कफ के साथ प्रेजेंट करता है, साथ में आपने कहना है कि ड्राइनेस के साथ,
ठीक है। साथ में ब्रोंकाइटिस के साथ जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। बेगनियोसिस में बेसिकली क्या है, जो भीख मांग के गन्ना खाना, शुगर के इंटेस्टाइन कार्डबोर्ड में यहाँ पे भी आपको ब्रेथलेसनेस और साथ में मोटलिंग, मतलब धब्बा जो है ना वो लंग्स के ऊपर, मोटलिंग ऑन द लंग्स जो है ना वो मिल जाएगी। बाकी लास्ट पे फार्मर लंग्स के अंदर हमारे पास जो ग्रेन इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं उसके अंदर हो जाती है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है ना वो एस्बेस्टोसिस है। तो मैंने कहा इसके अंदर 3 एस आ रही हैं, तो मतलब ये जो शिप यार्ड, एस से हमारे पास क्या होता है, शिप यार्ड जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर जो काम करते हैं उसके अंदर देखें। साथ में जो ब्रिक की इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, ब्रिक लाइनिंग में साथ में जो गैस किट होती है ना उस इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम करते हैं तो उनके अंदर आपको दिख जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास 4 स्टेजेस के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करता है। एक हमारे पास होता है बिनाइन पेल्यूरल, बिनाइन प्लूरल प्लेक्स बनती हैं नंबर 1 स्टेज पे। नंबर 2 पे हमारे पास होता है बिनाइन पेल्यूरल एफ्यूजन। ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास है मैलिग्नेंट पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, मैलिग्नेंट पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। और नंबर लास्ट पे प्रोग्रेसिव प्लूरल डिजीज हो जाती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लूरल डिजीज। ठीक है। सपोज करें कि ये हमारे पास है जी, ये एक हमारे पास है जी लंग्स है। ठीक है। तो लंग्स के इर्द गिर्द क्या होता है हमारे पास, सारे का सारा प्लूरा होता है। ठीक है, जिसने वो होता है पैराइटल और विसरल प्लूरा, आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी। बिनाइन प्लूरल प्लेक्स, प्लूरल के ऊपर बिनाइन होती हैं, अभी भी आगे नहीं फैल सकती। फिर बिनाइन प्लूरल एफ्यूजन्स वहाँ पे आना शुरू कर देती हैं। फिर वो जो है ना मेलिग्नेंट पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, अब वो लंग्स के अंदर पल्मोनरी के अंदर जाके मेलिग्नेंट पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और फिर वो प्रोग्रेसिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर, मतलब वो दूसरे के अंदर जो है ना वो हमारे पास प्रोग्रेस करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास 4 स्टेज है। ओह माय गॉड, मोबाइल बहुत गर्म हो गया, मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले आपने जो है ना इसके अंदर याद रखनी है। अब यहाँ पे जो एस्बेस्टोसिस की इंडस्ट्री, इसके अंदर पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर। ठीक है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, इसके साथ इसके अंदर मीजोथिलोमा हो जाता है साथ में पेशेंट को। ठीक है, मीजोथिलोमा, क्लबिंग ऑफ फिंगर और मीजोथिलोमा का यहाँ पे लफज आएगा एस्बेस्ट। यूँ कहने के बासु जो है ना, एस्बेस्टॉस जो है ना, वो कहने कोई भी अमूमन ये निक नेम रखा होता है लोगों ने, बासु। ठीक है, तो बासु नामी कोई लड़का है, वो शिप यार्ड इंडस्ट्री में, उसके अंदर ऐसा आ रहा है, तो बासु के अंदर भी ऐसा आ रहा है, शिप यार्ड इंडस्ट्री में, ब्रिक के अंदर या गैस किट की इंडस्ट्री के अंदर काम, गैस में ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको बिनाइन प्लूरल एफियन प्लेक्स फाइब्रोसिस, और हमारे पास ये हो गया। इसके अंदर हमारे पास क्लबिंग ऑफ फिंगर और मीजोथिलोमा। क्लबिंग ऑफ फिंगर अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो जिनको ये एंड पे जो है ना ऑक्सीजन कम पहुँचती है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये वाली देखें, उसके नाखून बड़े बड़े मोटे, मैंने लाइव ही एक पेशेंट देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में ना, हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उनको ये था। ठीक है, तो ये क्लबिंग ऑफ फिंगर देख रहे हैं, ये इस तरह का करके जो है ना वो फूली फूली सी जो है ना उसकी उंगलियाँ आपको दिख जाएंगी। ये हमारे पास होता है जी क्लबिंग ऑफ फिंगर, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारे पास ये सारी होगी। लेड इंडस्ट्री में मैंने बता दिया कि बैटरी के अंदर होता है फॉसी जा होता है, और ब्लू जो है ना वो गम्स उसकी आ जाएगी। अच्छा, एक हम मुझसे वाइवा के अंदर किसी मेरे एचओडी ने जो ना पूछा था कि बेटा कौन से जो पेशेंट है वो सिलिकॉन की इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो इंडस्ट्री है ना इसके अंदर कौन से काम, तो वो जो टीबी के पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है। ठीक है, वो कभी भी आपको सिलिकॉन की इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, वजह यही है कि उसकी वजह से उसको ट्यूबर सिलिकोसिस हो जाता है, उसको मतलब टीबी के साथ उसको साथ सिलिकोसिस बड़ी जल्दी हो जाता है। इस वजह से कभी भी ऐसे पेशेंट को वहाँ पे काम नहीं करवाता है। बाकी हमारे पास उसके अंदर आपको मिल जाएगा हाइलर लिम्फ नोड जो है ना उनकी इलाजमेंट, और साथ में वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक हो गया, अगर इतना कर लोगे ऑक्यूपेशन है मिनिमम, इससे शॉर्ट मत जाना प्लीज़। अब मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, एक दफ़ा उसको बुक से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें, आपको एक्टिविटी टू परफॉर्म दी अनएक्सपेंसिव ऑक्यूपेशन की आपको पता है, ये बच्चों वाली बात है, ड्यूटी टाइमिंग ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खुद भी अपनी हाउस में। ठीक है, सीजनल ऑक्यूपेशनल चाइल्ड लेबर हो गया, वो बच्चों वाली बात है, कोई इसके अंदर है नहीं है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर वो कह रहे हैं एम ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है कि WHO ने 1950 में हमारा इंटरनेशनल लेबर ILO ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो करवाई थी, प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल
और मेंटल और सोशल वेलबीइंग के अंदर हमारे पास सारी की सारी होती है। फंक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस क्या है कि सूटेबल वर्क देना, सूटेबल जॉब देना, प्रोवाइड ट्रीटमेंट देना, कंट्रोल हैजर्ड्स को कंट्रोल करना, अनरिकॉग्नाइजेशन जो हमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक है, उनकी रिकॉग्नाइजेशन करना, अवॉइड पोटेंशियल रिस्क हो गया वो सारी की सारी। एर्गोनॉमिक्स में राइट जो जॉब है टू दी वर्कर, जे पहले आएगा फिर हमारे पास डब्ल्यू आएगा, ठीक है। ये हमेशा एमसीक्यूज में 3-4 उल्ट करके लिख देते, फिटिंग दी वर्कर टू दी जॉब, जॉब टू दी वर्कर, ये है बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जे पहले जुनेद पहले आना है, आपने यूज गेटिंग बेस्ट म्यूचुअल एडजस्टमेंट करवानी है, एम इसका ये ट्रेनिंग करवाना है, एफिकेंसी में है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो है ना वो हमारे पास कम हो जाते हैं एर्गोनॉमिक्स को अगर हम फॉलो करते हैं। सिकनेस एब्सेंटीनेस मतलब वो सिक लीव ले लेता है कोई भी विद और विदाउट एनी रीज़न। मतलब कुछ होते हैं कि जो निकम्मे होते हैं कि वो काम से भागते हैं कि भाई सानू छुट्टी दे दो, असी जाना है कार। तो ये इकोनॉमिक काज हो सकती है, इसमें क्या होता है कि studies have shown if worker is entitled to sick leave with paid, he tend to avail the privilege by reporting sick हो गया। सोशल काज में कोई भी उसकी शादी आ गई है, ये रिपेयर घर को करवाना है, मेडिकल में कह रहा है कि कोई भी उसको बीमारी होगी, या फिर नॉन ऑक्यूपेशनल कोई भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, या फिर वो कि शराब के अंदर चला गया तो इसकी वजह से हमारे पास वो वर्क पे नहीं आ रहा, तो वो सारी एब्सेंटेशंस के अंदर आएंगी। प्रिवेंशन क्या है, आपने गुड फैक्ट्री मैनेजमेंट करनी, एडिक्वेट प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन उसकी रखने से पहले उसको सारे के सारे एग्जामिनर आए कि वो शराबी तो नहीं है, उसको कोई और बीमारी तो नहीं, ये ना कि अब वर्कर आपने रख लिया है तो वो सारा साल बीमार ही रहे, तो आपने काम उससे क्या करवाना है, ठीक है। फिर बाकी उससे गुड गुड ह्यूमन रिलेशन, कहीं कि वो दिमागी तौर पे कहीं साइको तो नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब वो किस जॉब के लिए आया, अगर वो गाड़ी सही चला सकता है तो उसको गाड़ी के लिए रखो, ना कि उसको आप फिर जो है ना वो ट्रैक्टर के लिए रख लो, ठीक है, या फिर कोई ट्राला चलवा लो उसे, ये इस तरह नहीं करना आपने। अगर वो सिर्फ गाड़ी चला सकते हैं या बाइक चला सकते तो वो उसी के लिए। ऑक्यूपेशनल डिजीज में न्यूमोकोनियोसिस, ब्रोंकियल एस्थमा, एम्फेसीमा, क्रोनिक रेनाइटिस, ट्रेकियाइटिस, ये सारी आपकी ईएनटी आई के अंदर आपने पढ़ी होगी, ये पैथोलॉजी के अंदर इतनी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्यूपेशनल स्किन के अंदर क्या एलर्जी हो सकती है, एक्नी हो सकती है, पेनफुल बर्न हो सकता है, मतलब कोई भी गर्म चीज़ फैक्ट्री के अंदर है तो वो आपके हाथ पे गिर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एर्गोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, एलोपेशिया, बाकी वो सारे के सारे डीप पिगमेंटेशन हो सकती है, हाइपर, ये खुद एक दफ़ा सिर्फ रीड कर लेना आपको याद रह जाते हैं, ठीक। बाकी हमारे पास ऑक्यूपेशन नर्वस सिस्टम में क्या है, पैरास्थेसिस, रिस्ट ड्रॉप, जिस तरह हमारे पास किसके अंदर था, रिस्ट ड्रॉप लेड के अंदर, ठीक है। साइकोसिस, एपिलेप्सी, मिर्गी हो सकती है, पार्किंसनिज्म या लेड। ल्यूमोकोनियोसिस के अंदर वो क्या, ग्रुप ऑफ द डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ द रिस्पायरेबल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट केमिकल डस्ट हो गया, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। सिलिकोसिस है, एंथ्राकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, ये नाम आपको फिंगर टिप्स पे है, बेगनियोसिस है, बिस्नियोसिस है, फार्मर लंग, कोई मुश्किल बात नहीं है, ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर और एस स्क्वेयर। एस्बेस्टोसिस, एंथ्राकोसिस, बेगनियोसिस, बिस्नियोसिस, सिलिकोसिस, सिड्रो, एक सिड्रियोसिस भी होता है जिसके अंदर हमारे पास आयरन के होते हैं, वो आगे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कौन सी है और इनऑर्गेनिक कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सिलिका जो मतलब हम हमारे पास कुदरती खाने पीने वाली चीज़ों से नहीं हो, सिलिका जो बेजान है, कोल डस्ट है, एस्बेस्टॉस है और आयरन है, ठीक है। सिलिका भी की वजह से सिलिकोसिस है, कोल की वजह से एंथ्राकोसिस है, एस्बेस्टॉस की वजह एस्बेस्टोसिस है, आयरन की वजह से सिड्रोसिस होता है। तो मैं आयरन बताना भूल गया, ठीक है। ये भी एक पास्ट का एमसीक्यू होता है कि आयरन की वजह से हमारे पास क्या होता है, सिड्रोसिस हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है जी ऑर्गेनिक डस्ट के अंदर केन फाइबर जो गन्ने में है, बैगनोसिस, बीक मांग के गन्ना खाना। कॉटन फाइबर में बिस्नियोसिस, बासी कॉटन है तो मैंने कहा था कि कॉटन में बिस्नियोसिस होता है। टोबैको में टोबैकोसिस है, हे या फिर ग्रेन डस्ट में हमारे पास फार्मर लंग डिजीज होती है। ये अगर याद आए तो आपका सारे के सारे याद हो जाएगा। सिलिकोसिस में मैंने बताया कि जो हमारे पास सिलिका इंडस्ट्री में, ठीक है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट होता है, ड्रेसिंग ऑफ द सैंड स्टोन हो गया, ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, सैंड ब्लास्टिंग हो गया, गैस इंडस्ट्री के अंदर। फाइब्रोजेनिक डस्ट होती है, वो क्या करती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। तो मैंने कहा था सिलिका वाला टीबी की पेशेंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिलिको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो ये मेरे से वाइवा के अंदर किसी टीचर ने पूछा था, ठीक है। बाकी कफ होता है, डिस्निया होता है, चेस्ट होता है, रेडियोलॉजिकल में वगैरह का स्नो, सिली में मैंने कहा था बर्फ है, तो सिलिकोसिस में स्नो स्टोम अपेयरेंस होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला अगर आप याद कर लोगे तो आपके पास ये सिली बर्फ वाला सारा कॉन्सेप्ट करोगे। अपर जोन ऑफ दी होता है, हेलर लिम्फ नोड डिस्टिंक्टिव फीचर है। बाकी ट्रीटमेंट में वही कह रहा है कि हमारे पास इन्वायरमेंट तो आपने, बाकी ये आपको ये देखें स्नो स्टोम अपेयरेंस आपको एंथ्राकोसिस में हमारे पास इनहेलेशन ऑफ द कोल डस्ट हो गया, ठीक है, जो कोल माइनिंग के अंदर काम है। सिंपल कोल वर्कर हो सकती है या फिर प्रोग्रेसिव हो सकती है, दो टाइप्स होती है हमारे पास। बाकी सिंपल कोल है, प्रोग्रेसिव मैसिव के अंदर आ जाती है, मैंने इसकी चार के अंदर आपको समझा दिया सर। मेलानोपोटासिस मतलब काली थूक आती है, ब्लैक, आप उसके अंदर ब्लैकिश ब्लैकिश मटीरियल आ रहा होगा। एस्बेस्टोसिस के अंदर हमारे ब्रिक लाइनिंग है, रूफ टाइल है, माइनिंग है, मिलिंग है,
टेक्सटाइल के अंदर एस्बेस्टोसिस, मतलब मैंने कहा था कि जो शिप यार्ड इंडस्ट्री में, बासु नामी लड़का शिप यार्ड इंडस्ट्री में काम करता है, तो वहाँ पे सारे के सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। क्लबिंग ऑफ फिंगर और मेसोथेलियोमा शिप, इसके एस्बेस्टोसिस की निशानी मैंने आपको बिनाइन प्लूरल प्लेग, ये वाले सारे बिनाइन प्लूरल एफ्यूजन, मेलिग्नेंट पल्मोनरी फाइब्रोसिस, प्रोग्रेसिव प्लूरल, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये 4 आ गए हैं, ठीक है। एस्बेस्टोस बॉडीज़ आपको दिख जाएंगी डायग्नोसिस में, जो बहुत सारी है। बिस्नियोसिस बासी काटन है, तो काटन के अंदर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास बेगनियोसिस में शुगर केन है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइड्स जो है ना, वो नेम्ड एज थर्मो एक्टिनोमाइसिस एक्रीज, जो है ना वो मतलब डाइसेक्राइड से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, जो हमारे पास शुगर केन के अंदर दिख जाएगा। बाकी कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में, शुगर केन इंडस्ट्री में ब्रेथलेसनेस कफ होगा। बाकी सिम्टम मोस्टली इसकी सेम है, तो फार्मर लंग के अंदर जो हमारे पास ग्रेन डस्ट के अंदर, या फिर मोल्डी हे के अंदर, मट्टी मट्टी वाले जो है ना वो, इसके अंदर हमारे पास जो है ना एक ये लिखा हुआ है माइक्रो पोली स्प्रोफेनी, ठीक है। ये मेन काज ऑफ फार्मर लंग डिजीज है, ये एक एमसीक्यू था पास्ट का, ये मैंने आपको बताया था। बाकी न्यूमोकोनियोसिस की प्रिवेंशन में मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या फिर लेजिस्लेशन। यहाँ पे मैंने आपको 3 मेजरमेंट्स बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले, ठीक है। मेडिकल किधर गया ये इस जगह पे, ठीक है। मेडिकल मैयर है, इंजीनियरिंग मैयर है, और लेजिस्लेशन मतलब कोई हमने कवानीन बनाने हैं जिसकी वजह से हमसे प्रिवेंशन कर सके सारे के सारे न्यूमोकोनियोसिस की। मेडिकल में क्या है, हमने एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनॉमी, राइट जॉब टू दी मैन, चेकअप करवाना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है, रिसर्च करवानी है, वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इंजीनियरिंग के अंदर हमने गुड वेंटिलेशन, जो इंजीनियर बिल्डिंग बना रहा है ना, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, बिल्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोकल एग्जॉस्ट, वहाँ पे एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेशन दी प्रोसेस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, डस्ट कंट्रोल होना चाहिए। लेजिस्लेशन में हमने प्रॉपर कवानीन बनाने हैं कि कोई मालक जो है ना अपने उसके वर्कर के साथ ज्यादती ना करे। वर्कर मस्ट बी, इफ नॉट पॉसिबल देन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लॉ जो है ना उसको मॉडिफाई कर लेना चाहिए। वर्कर शुड बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर मेडिकल, वर्कर को प्रॉपर जो है ना वो मेडिकल फैसिलिटी, उसको ग्लव्स मिलने चाहिए, ये ना हो कि वो खुद खरीद के लाए, उसको मास्क मिलना चाहिए फैक्ट्री की तरफ से, ताकि वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और वो अपनी एहतियात भी फिर अच्छे से कर पाएगा। कंट्रोल हैजर्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, हमने एग्रीकल्चर में फिजिकल हैजर्ड होती हैं, टॉक्सिक होते हैं, जोनोटिक होते हैं, मैकेनिकल और रिस्पायरेटरी। मतलब कि हमारे पास क्या होगा, जो किसान काम कर रहा है उसको टेम्परेचर की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, सोलर रेडिएशन, रेन फॉल हो सकती है, बिजली गिर सकती है उसके। टॉक्सिक के अंदर क्या है, वो खादों को स्प्रे कर रहा है, आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी के अंदर कि वो स्प्रे करता करता है कि वो जो है ना वो गिर जाता है, तो वो फास्फोरस की हमारे पास होती है ना, पेस्टिसाइड की वजह से वो उसने खा ली। जूनोटिक कुछ इस तरह की, कुत्ता बिल्ली, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि वहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स हो गया, भेड़ों से होता है, टेटनस हो सकता है, कुत्ते के अगर रेबीज़ वगैरह, वो सारे के सारे। मैकेनिकल हैजर्ड में हमारे पास क्या होगा कि वो मशीन से काम कर रहा है, तो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे उसका जो है ना वो हाथ आ गया सारा, अगर ये भी हो सकता है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में क्या हो सकता है, वही कॉटन के अंदर हाई फीवर हो गया, वो सारी की सारी बेहतर। ऑफेंसिव ट्रेड में वगैरह एनिमल कीपिंग, स्लॉटर हाउस, ग्लू मेकिंग, गट स्क्रैपिंग, लेदर ड्रेसिंग, और ये सोप जो ऑफेंसिव जो है ना वो हमारे पास खतरनाक है। ये खालों वाला जो काम होता है ना, ये स्लॉटर हाउस वाला, खाल इकट्ठी करके जो उसको फिर करते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हैं। बाकी क्या है हमारे पास, मैयर क्या है, हेल्थ प्रमोशन के खुद लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन उसको बता दो, कम्युनिकेबल डिजीज़ का कंट्रोल बता दो, अगर टीबी है तो मास्क पहन के रखिए, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन रखिए अपनी, है मेंटल हेल्थ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, रिक्रिएशन फैसिलिटी, टूर्नामेंट्स, हेल्थी एक्टिविटीज़ फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए। उनको खेलों के लिए कुछ वक्त देना चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छा देना चाहिए, उनको छुट्टियाँ अच्छी देनी चाहिए ईद के ऊपर। ये ना हो कि ईद के ऊपर भी वो घर से दूर काम कर रहे हैं, तो काम क्या करना बेचारों ने, ठीक है। फिर मैयर्स फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनके बीवी बच्चों का ख्याल, मैटरनिटी लीव, अगर खातून ही काम कर रही है तो उसको मैटरनिटी लीव, ये ना हो कि पैदाइश के उसको 2 हफ्ते बाद बुला लो, ऐसा ना करो ना। फ्री एंटीनेटल नेटल, और उसको हॉस्पिटल जो है ना उसके नज़दीक तरीन, उसको वहाँ पे फ्री चेकअप की सहूलत दी जाए। नर्सरी फॉर दी चिल्ड्रन हो गया ऑफ दी वर्कर, मतलब अगर कोई माँ अपने 1 साल के बच्चे को लेके आ रही, तो वहाँ पे कुछ झूले वगैरह होने चाहिए कि बच्चे वहाँ पे बोर ना हो, ये ना हो कि वो भी काम करवाने पे लगा दो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन में बाकी ये बाकी फैमिली प्लानिंग भी उनको कुछ ना कुछ बताना चाहिए कि तूने इतने बच्चे पैदा करने, बाकी ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग मेजरमेंट मैंने आपको सारी बता दी, एक दफ़ा जिस रीड कर लेना आपको पता चल जाएगा, बाकी किसी भी फैक्ट्री को ज़हन में ला के करोगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास मैटरनिटी लीव 120 दिन होते हैं, और 75% पे, ये भी एक पास का एमसीक्यू देखा गया, ठीक है। और 8 घंटे एक दिन में, 48 घंटे पूरे हफ्ते में, और एक दिन हमारे पास हफ्ते के अंदर ऑफ होना चाहिए, तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा टाइम ऑन डबल वेजेस के अंदर, बाकी ट्रीटमेंट जो है ना 100% फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ये सारे आपने याद रखने हैं।
अब वो कह रहा है हमारे पास एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉइज, जिसके कोई भी फैक्ट्री उसके अंदर 10 से ज़्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास PESSI, ये क्या है बेसिकली, ये कवानीन का अदारा है, एक पंजाब एम्प्लॉय सोसाइटी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अगर जो पंजाब के हैं तो उनके लिए ये होगा, बाकी सिंध और बलोचिस्तान का मुझे नहीं पता। तो वो कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे इट कवर ऑल दी वर्कर हैविंग पे, वो उन तमाम वर्कर को जिनकी 3000 या उससे कम स्टार्ट के अंदर पे है। आजकल तो 3000 तो किसी की भी नहीं होगी ना, ठीक है, बल्कि मिल ही नहीं रही यार, इतना पाकिस्तान के हालात ख़राब है, अल्लाह पाक करम करे, बाकी ये होगी, ठीक है। और वेडिंग के अंदर जो है ना वो चार्जेस जो है ना एक डॉक्टर के जो है ना वो इन अ ईयर जो है ना उसके शादी के खर्चे उठाए, हाजी फैसिलिटीज़ जो देनी चाहिए, डेथ के अंदर वो कह रहे कि 75% पेंशन जो है ना वो उसकी विडो जो उसकी बीवी है, बेवा, उसको देनी चाहिए, ठीक है। और जब तक उसके बच्चे 21 साल के नहीं हो जाते या मैरिज नहीं हो जाते तब तक जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेड पॉइजनिंग में या फिर अगर बेवा दूसरी शादी कर लेती तो फिर उसकी वो 75% खत्म कर दी जाएगी, वरना वहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने बता दिया है, ऑब्जर्वेशन किया है कि वो फ्यूम्स के जरिए मतलब इन्हेलेशन कर लेकर या फिर लेड पाइप्स के जरिए ये कोई चीज़ ऐसी खाई है जिसके अंदर लेड था, तो बॉडी के अंदर स्टोर होगा। बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के सल्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी एंजाइम लगेगा, पोर पायरन की सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया। बाकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी और पोटेशियम लीकेज हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एरिथ्रोसाइट एक्सपोज टू दी, डेड हो गया, ठीक है। बाकी मैंने कहा ये गम्स हो गया, स्टिपलिंग ऑफ द आरबीसीज, एनीमिया, रिस्ट ड्रॉप, ब्लू लाइन ऑन द गम्स हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन हो गया और एब्डोमिनल पेन होती है, वो सारी चीज़ें। बाकी कोर पोरफायरिन यूरिन के अंदर अमाइनोलिबेनिक एसिड इन यूरिन बता दिया मैंने। बाकी इसके लिए मैंने डीपेंसिलामीन जो कि चिलेटिंग एजेंट है वो आपने देना होता है, ये बड़ा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इसको टेबल में एक दफ़ा लाजमी देख लेना कि फिजिकल हैजर्ड कौन सी है, केमिकल कौन सी है, बायोलॉजिकल कौन सी है, साइकोलॉजिकल कौन सी है। फिजिकल में गर्मी, सर्दी, बारिश, प्रेशर, नॉइस, रेडिएशन, मैकेनिकल या बिजली कोई ना कोई गिर सकती है। केमिकल में कोई भी केमिकल, एसिड गिर सकता है, एल्कली गिर सकती है, कोई डस्ट या कोई गैस है, ग्रेन डस्ट है, वो फार्मर लंग वाली, अब ये फार्मर लंग वाली केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बाकी बायोलॉजिकल के अंदर वो क्या है कि हमारे पास अगर वायरस है तो रेबीज कुत्ता काटने से या हेपेटाइटिस हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, फंगल के अंदर हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऑटोमाइकोसिस और पैरासाइट के अंदर एनकाइलोस्टोमाइसिस है। बाकी साइकोलॉजिकल में इंडस्ट्रियल हो सकते हैं नेक्रोसिस, हाइपरटेंशन और पेप्टिक। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और मैंने ये किसी दौर में बनाया था ये टेबल, अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको सही समझ आ रहा है तो वो रहे, नहीं तो अपना लाजमी एक टेबल बना लेना, तो होपफुली अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंशाल्लाह अगर नहीं होगा, दुआओं में याद रखना, बताना वीडियो पसंद आई या नहीं आई, कोई कमी पेशी तो फिर बताना। बाकी मैं जो ले रहा हूँ रिव्यू, जिस जिस चैप्टर की उनको रिक्वायर है ना, वो भी मैं इन दिनों में ही जो है ना वो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।